गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप हिंदी का कार्य ध्यानपूर्वक सुनकर और निष्ठापूर्वक अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका पर करते होंगे। बच्चों, आज मैं आपको ई पाठ्य पुस्तक हिंदी प्रथम भाषा का पाठ नंबर 3 रक्त की आत्मकथा का पेज नंबर 16, 17 और 18 करवाने जा रही हूँ। इसका पेज नंबर 15 मैं अपनी पहली वीडियो में करवा चुकी हूँ। रक्त की आत्मकथा महेश कुमार शर्मा का लिखा हुआ लेख है, जिसमें रक्त अपनी कहानी स्वयं सुनाते हुए कहता है कि उसके कारण ही हम इंसानों का जीवन चलता है। वह निरंतर हमारी नाड़ियों में बहता रहता है। इसका रंग लाल इसलिए है क्योंकि इसमें प्रोटीन और लोहे जैसे पदार्थ पूरी मात्रा में विद्यमान है। आगे रक्त अपने और अपनी कोशिकाओं के बारे में क्या जानकारी देता है, बच्चों पढ़ते हैं रक्त की आत्मकथा पाठ नंबर 3 पेज नंबर 16 में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा रंग लाल तो लोहा खाने से होता है और बाकी के अंग मेरे कहाँ से आते हैं, कैसे विकसित होते हैं। तो आप पूरी कहानी जानकर ही चैन की सांस लेंगे। ठीक है भाई, ये भी बता देते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब। कहने का यहाँ पे ये है कि रक्त कहता है कि मैं जो भी बात बताऊंगा वो सारी बातें सच होंगी, इसमें झूठ का लेश मात्र भी नहीं होगा, इसलिए मुझे कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी लाल कोशिकाओं का विकास आपके शरीर की हड्डियों के खोखले भाग में होता है। इस खोखले भाग में बोन मैरो नामक पदार्थ में ही मेरी इन लाल कोशिकाओं का विकास होता है। यही मेरे उत्पादन कक्ष का कार्य करते हैं। उत्पादन कक्ष यानी कि जन्म का कार्य। आप में बचपन में ऐसे उत्पादन कक्षों की संख्या काफ़ी होती है, लेकिन जैसे ही आप 20 वर्ष की आयु पार करते हैं, इनकी संख्या घटकर 1/4 रह जाती है। बचा हुआ 3/4 भाग श्वेत कोशिकाएं और प्लेटलेट्स के उत्पादन कक्षों का कार्य करता है। आश्चर्यजनक बात यह है, आश्चर्यजनक हैरानी पूर्वक, कि आपके शरीर की ये बोन मैरो फैक्ट्रियाँ आवश्यकता अनुसार मेरे उत्पादन दर में परिवर्तन ला सकती हैं। बेटा यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, रक्त कह रहा है कि मैं आपके शरीर में ही जन्म लेता हूँ और आपके शरीर की बोन मैरो नामक जो स्थान है वहाँ वही मेरा उत्पादन कक्ष है। जब आप लोग छोटी अवस्था में होते हो 20 साल से पहले, तो मेरी जो संख्या है वो बहुत अधिक होती है, उसके बाद 1/4 रह जाती है, क्योंकि 20 के बाद जो व्यक्ति है वो भारी भरकम काम करता है, जिससे कि हमारे सेल टूटते रहते हैं। अगला पैरा देखो बेटा, मेरी इन लाल कोशिकाओं की आयु 4 माह की होती है। इसके पश्चात ये भगवान को प्यारी हो जाती हैं। इनके स्थान पर नई कोशिकाएं जन्म ले लेती हैं। जन्म मरण की ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसी कारण आपको भोजन में लोहा और विटामिन लेने की आवश्यकता रहती है। आप सभी को हर रोज इनके उत्पादन के लिए प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ये कच्चा माल आप हरी सब्जियों, अमरूद और सेब जैसे फलों, मछली, मीट और अंडे आदि के रूप में मेरे उत्पादन के लिए भोजन में ले सकते हैं। मेरे अचानक बह जाने पर ये बोन मैरो फैक्ट्रियाँ मेरा उत्पादन 8 गुना तक बढ़ा सकती हैं। इसीलिए आवश्यकता पड़ने पर किसी को दान करने से आप में किसी प्रकार की कोई कमी या कमजोरी नहीं आती। बेटा रक्त का यहाँ पर कहने का क्या भाव है कि जो कोशिकाओं की आयु होती है वो कितने महीने होती है, 4 महीने। ये कोशिकाएं टूटती फूटती रहती हैं और इनका फिर से जन्म होता है। इनका जन्म हम हरी सब्जियों, प्रोटीन युक्त पदार्थों, दूध, दही, फलों, मीट, मछली आदि से प्राप्त करते हैं और ये कोशिकाएं हमें बोन मैरो में बनती हैं। मेरा प्रत्येक अंग आपकी सेवा में अपना अपना कार्य उचित ढंग से करता है। मेरे प्रत्येक अंग का कार्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्लाज्मा रूपी अंग में तैरती श्वेत कोशिकाएं आपके शरीर का सुरक्षा कवच है। ये लाल कोशिकाओं की अपेक्षा 2 गुना बड़ी होती हैं और संख्या में बहुत कम होती हैं। फिर भी ये मेरी एक बूंद में लगभग 10,000 के करीब होती हैं।
मेरी ये श्वेत कोशिकाएं आपके शरीर में किसी रोगाणु की घुसपैठ के समय किसी बहादुर सिपाही की तरह बचाव के लिए आती हैं। ये बाहरी रोगाणुओं से लड़ते समय अपने प्राण देकर भी आपकी रक्षा करती हैं। आपके आम तौर पर ये देखा ही होगा कि चोट लगने पर चोट के स्थान से एक सफ़ेद द्रव्य बाहर निकलता है। ये श्वेत मृत कोशिकाएं ही होती हैं जो रोगाणुओं से लड़ते लड़ते शहीद हो जाती हैं। इसे पस या मवाद कहते हैं। इनकी आयु 6-7 घंटे होती है। हालांकि कुछ ही की कोशिकाओं की आयु 2 से 3 दिन या इससे भी अधिक हो सकती है। इनके विकास के लिए किसी विशेष प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। ये आवश्यकता अनुसार बढ़ जाती हैं और ज़रूरत पूरी होने पर सामान्य हो जाती हैं। बेटा यहाँ पे रक्त का कहने का क्या भाव है, वो हमें क्या समझा रहा है। श्वेत रक्त कोशिकाएं बोन मैरो में बनती हैं। ये प्लाज्मा में तैरती रहती हैं। ये लाल कोशिकाओं से आकार में 2 गुना बड़ी होती हैं, लेकिन संख्या में बहुत कम होती हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लगभग 10,000 होती है। ये शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं से लड़ती हैं और उन्हें मारकर बीमारियों से हमारी रक्षा करती हैं। किसी चोट से निकली मवाद या पस भरी हुई श्वेत रक्त कोशिकाएं ही होती हैं। इनकी आयु कुल 6-7 घंटे की होती है। ये आवश्यकता अनुसार बढ़कर शरीर की रक्षा करती हैं और इन्हें किसी विशेष प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। अगला पैरा देखो बेटा 17 पेज पे। बाकी रह गई प्लाज्मा में तैरती प्लेटलेट्स कोशिकाएं। अगर इनका जिक्र ना किया गया हो तो ये मुझे छोड़ कहीं और जमावड़ा कर लेंगी, जमावड़ा इकट्ठा। यदि इनकी कमी मुझ में आ गई तो साहब डेंगू की बीमारी आपको होगी। बेटा आप लोगों ने बीमारी का नाम अक्सर सुना होगा कि ये जो बीमारी होती है हमारे सेल कम होने से होती है। चलिए आप भी क्या याद करेंगे, आपको डेंगू नहीं होने देते। प्लेटलेट्स के बारे में चर्चा करते हैं और इनका आकार छोटी सपाट प्लेटों की तरह होता है। ये पारदर्शी कोशिकाएं चोट लगने पर मुझे अधिक बहने से रोकने के लिए मेरी जमाव क्रिया में सहायता करती हैं। इनकी संख्या मेरे प्रति घन मिलीलीटर में 1,50,000 से 4 लाख तक होती है। चोट लगने पर, मेरे बहने पर ये कोशिकाएं प्लाज्मा में उपस्थित एक विशेष प्रोटीन के साथ मिलकर मकड़ी जाल के समरूप एक बढ़िया सा जाल बना देती हैं। यह जाल मेरी लाल कोशिकाओं को रोक लेता है। इसी प्रक्रिया में मैं कुछ ही समय में चोट के स्थान पर जमकर सख्त हो जाता हूँ, जिससे मैं एक पपड़ी का रूप धारण कर लेता हूँ और बहना बंद हो जाता हूँ। समय के साथ पपड़ी के नीचे की त्वचा विकसित होकर घाव को भर देती है। प्लेटलेट्स के विकास के लिए किसी विशेष प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। सामान्य संतुलित भोजन ही पर्याप्त रहता है। आवश्यकता पड़ने पर ये प्लेटलेट्स अपनी जैसी कोशिकाएं स्वयं ही विकसित कर लेते हैं। बेटा इस पैरे में हमने क्या समझा कि जो प्लेटलेट्स हैं वो प्लाज्मा में तैरने वाली एक पारदर्शी छोटी छोटी सपाट प्लेटों की तरह होते हैं। ये शरीर से बहने वाले रक्त की जमाव क्रिया में सहायता करते हैं। रक्त के प्रति घन किलोमीटर में इनकी संख्या जो होती है वो 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। चोट लग जाने वाले स्थान पर ये एक मकड़ी के जाल की तरह जाला बना लेते हैं, जिससे कि जो हमारा खून होता है वो बहना बंद हो जाता है। समय के साथ ये त्वचा के साथ विकसित होकर घाव को भर देती है। इन्हें किसी विशेष भोजन की आवश्यकता नहीं होती। ये अपनी तरह की अन्य कोशिकाओं को स्वयं विकसित कर लेती हैं। अगला पैरा देखो बेटा। चलो मेरी सांस में तो सांस आई, मैंने तो आपको डेंगू से बचा लिया। अब आप भी संतुलित भोजन लेकर और स्वस्थ एवं स्वच्छ जीवन शैली अपनाकर इस नामुराद डेंगू से दूरी बना सकते हैं। बेटा कहते हैं कि अगर डेंगू जैसी बीमारी से अगर बचना है तो आपको हर रोज संतुलित भोजन का आहार लेना चाहिए। लो जी, अब मैं अपने आपको प्रमुख अंग प्लाज्मा के बारे में जानकारी देता हूँ। मुझे इसके बड़प्पन और शालीनता पर गर्व है। ये हल्के पीले रंग का द्रव्य बड़ी शालीनता से मेरे बाकी के अंगों को अपने साथ लेकर चलता है। मेरे बाकी की कोशिका भाग के तीनों अंग इसी में तैरते रहकर अपना अपना कार्य करते हैं। ये प्लाज्मा का बड़प्पन ही तो है जिसके कारण मेरे बाकी के अंग इसकी सहायता से बेझिझक अपना कार्य संपन्न करते हैं, पूरा करते हैं।
ये प्लाज्मा कई तरह के प्रोटीन्स का बना होता है जिनका विकास आपके शरीर के लीवर या जिगर में होता है। मुझे दान करने के पश्चात या किसी बीमारी के कारण मुझ में अगर प्लाज्मा की कमी आ जाती है तो लीवर सामान्य की अपेक्षा 8 गुना प्लाज्मा का विकास कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इससे अधिक भी। बेटा इस पैरे में क्या कहा गया है कि जो प्लाज्मा है वो रक्त का प्रमुख अंग है जिसमें रक्त की अन्य कोशिकाएं अपने अपने कार्य करने के लिए तैरती रहती हैं। हल्के पीले रंग के इस द्रव्य की उपस्थिति में ही रक्त के अंग जो है वो अपने कार्य को पूरा कर पाते हैं। ये जिगर में बनता है। इसकी रचना अनेक प्रकार के प्रोटीन से होती है और आवश्यकता पड़ने पर इसका जो विकास है वो 8 गुना बढ़ जाता है। अगला पैरा देखो बेटा, मैं अपने इन्हीं अंगों की सहायता से ही आपकी नाड़ियों में बहकर आपकी सेवा में खुशी अनुभव करता हूँ। मेरी यही इच्छा रहती है कि आप मेरे अंगों के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में संतुलित भोजन ग्रहण करें और स्वच्छ जीवन शैली अपनाएं। यदि आप मेरे अंगों को स्वस्थ और नियमित मात्रा में रखेंगे तो मैं आपकी हर मुश्किल में सहायता करने का प्रण करता हूं। अब इस पैरे में रक्त क्या बोल रहा है कि मैं तभी तक आपके शरीर में चलता रहूंगा जब तक कि आप संतुलित भोजन ग्रहण करोगे। अगर आप संतुलित भोजन लेते हो तो मैं आपके शरीर में किसी तरह की कोई भी बीमारी आने नहीं दूंगा। अगला पैरा देखो पेज नंबर 18 पे, मैं प्राय एक वयस्क के शरीर में, वयस्क होता है बेटा नौजवान, 75 सीसी प्रति किलोग्राम की मात्रा में होता हूँ और एक वयस्क स्त्री में 60 सीसी प्रति किलोग्राम की मात्रा में पाया जाता हूँ। इसीलिए औसतन में मैं एक वयस्क शरीर में 4 से 5 लीटर तक होता हूँ। बेटा एक स्त्री से ज़्यादा एक वयस्क पुरुष के अंदर खून ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो हमसे ज़्यादा भारी काम करते हैं। इसीलिए आवश्यकता पड़ने पर मुझे किसी की जीवन रक्षा के लिए आवश्यक दान करना चाहिए। मुझे एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को दान कर सकता है क्योंकि आपके शरीर की बोन मैरो फैक्ट्रियों के अतिरिक्त मुझे दुनिया की कोई और फैक्ट्री नहीं बना सकती। बेटा ये देखो, खून का जन्म हमारे शरीर के अंदर ही होता है, बोन मैरो में, इसके अलावा और कहीं नहीं। दुर्घटनाओं, बड़े ऑपरेशनों और कुछ भयंकर बीमारियों के इलाज के समय मेरी अत्यंत आवश्यकता रहती है। इसलिए 18 से 65 वर्ष का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति प्रत्येक 3 महीने बाद स्वेच्छा अपनी इच्छा से किसी मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में जाकर रक्त शिविर में या आवश्यकता पड़ने पर किसी मरीज को समय रहते मुझे दान कर सकता है। अब तो विज्ञान ने ऐसी मशीनों का भी आविष्कार कर दिया है जो मेरे अंगों को भी अलग अलग कर देती है, जिससे मेरे दान का लाभ एक से अधिक व्यक्तियों को भी मिल जाता है। मरीज को मेरे जिस भाव की आवश्यकता होती है केवल वही भाग उसे चढ़ाया जाता है और बाकी के भावों को सुरक्षित रख लिया जाता है। एक ही यूनिट से प्लाज्मा की कमी वाले को प्लाज्मा और प्लेटलेट्स की कमी वाले को प्लेट्स अलग करके चढ़ा दिए जाते हैं। बेटा यहाँ पर कहने का भाव है कि मान लो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो उसे खून की ज़रूरत होती है। उस व्यक्ति को जिस अंग का खून जिस समूह का खून चाहिए होता है उसको वही देते हैं। जैसे ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, या फिर ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। जिस रक्त के समूह का उसे खून चाहिए होता है उसे वही दिया जाता है ताकि वो व्यक्ति उस खून को चढ़ाकर जल्दी से ठीक हो जाए। इसीलिए मैं तो प्रत्येक अंग को अलग अलग करके भी आपके काम आता हूँ। मैं इस पर अभिमान नहीं करता क्योंकि ये तो मेरा काम है। बस आप भी संकल्प निश्चय लें कि मुझे स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में संतुलित भोजन लेंगे और स्वच्छ जीवन शैली अपनाकर मुझे ज़रूरत के समय दान करेंगे, ना कि किसी प्रकार की हिंसा में मुझे व्यर्थ बहाएंगे। हिंसा होती बेटा लड़ाई झगड़ा। बेटा आज हमने रक्त की आत्मकथा का पूरा पाठ पढ़ा जिसमें हमें ये ज्ञात हुआ कि जो रक्त है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे शरीर की बोन मैरो में ही होता है। रक्त के मुख्य अंग हमें पता चले प्लाज्मा, लाल कोशिकाएं, श्वेत कोशिकाएं और प्लेट्स। और प्लाज्मा जो होता है वो आपको पता चला कि वो हल्के पीले रंग का द्रव्य है जिसमें उसके अन्य सभी अंग तैरते रहते हैं और इसी की सहायता से वो अपना अपना कार्य करते हैं और इसका विकास जिगर में होता है। लाल रक्त कोशिकाओं
जो होती वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल होती हैं। इसका आकार बालूशाही की तरह होता है। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के अंगों तक भेजती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों के द्वारा शरीर से बाहर निकालती हैं। श्वेत कोशिकाएं बोन मैरो में बनती हैं। इनकी संख्या लाल कोशिकाओं से बहुत कम होती है। ये शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं से लड़ती हैं और शरीर को रोगों से बचाती हैं। प्लेटलेट्स जो हैं वो पारदर्शी छोटी सपाट प्लेटों जैसे होते हैं। ये रक्त को बहने से रोकने के लिए जमाव क्रिया में सहायता करते हैं। इसलिए रक्त का हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, अब मैं इसी पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछने जा रही हूँ जिसके उत्तर आपने अपनी उत्तर पुस्तिका पर करने हैं और साथ ही साथ आपने स्कूल का जो चैनल है वो उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बेटा, पहला प्रश्न देखो, लाल कोशिकाओं का विकास कहाँ होता है? दूसरा, प्लाज्मा का विकास शरीर के किस अंग में होता है? तीसरा, एक वयस्क स्त्री में प्रति किलोग्राम रक्त की कितनी मात्रा होती है? एक वयस्क पुरुष में प्रति किलोग्राम रक्त की कितनी मात्रा होती है? और पांचवा क्वेश्चन बेटा इसका है कि लाल रक्त कोशिकाओं का आकार किस तरह का होता है?